सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। अभी तक हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। ये 4th पार्ट है। 2024 और 25, यहाँ 23-24 लिखा हुआ मिस्टेक है। ये 24 और 25 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज है, याद रखिएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑफकोर्स आप हमारे साथ इन सभी चीज़ों पर फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को, और उसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं, हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? देखो, मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हो हम पढ़ रहे थे कि 0 से 600 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो 600 साल पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायनेस्टी जो थी ना, कौन कौन सी डायनेस्टी बड़ी फेमस थी और इस टाइम पीरियड पे टर्निंग एज क्यों था। वीडियो की लेक्चर सीरीज पहले और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया था। हमारी जो हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है वो 321 बीसीई। इट मींस दैट जब मौर्य एम्पायर जो था, मौर्य एम्पायर जब स्टैब्लिश हुआ था ना, तो उस टाइम पीरियड पे मौर्य एम्पायर जो था आपकी एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। उससे पुराने टाइम पीरियड पे अजातशत्रु, बिंबिसार, इनके बारे में मेंशन है, पर उससे पुराने टाइम पे वो मेंशन नहीं है जो हमने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों को करवाया हुआ है। हमने बताया हुआ है आप लोगों को किस तरीके से पहले हर्यंका डायनेस्टी, शुशुंका डायनेस्टी, धनानंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी सॉरी, और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी भारत के अंदर आती है। और यही मौर्य डायनेस्टी अखंड भारत का निर्माण करती है और पूरे भारत को जीत जाती है भैया। इसलिए अशोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब एनसीईआरटी बता रही है 600 एडी आगे की कहानी। अब अगेन आप मुझे बताइए कि क्या इस बीच में 600 सालों के अंदर पूरे भारत में जब अशोक डायनेस्टी खत्म हुई तो क्या उसके बाद नई डायनेस्टी नहीं आएगी? क्या वो पूरे भारत को कंट्रोल कर पाएगी? नहीं। तो एनसीईआरटी आपको उन चीज़ों पे फोकस कराने की कोशिश कर रही है जिसमें आप अच्छी तरीके से ये समझ पाओगे कि यहाँ से इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। ये वो डायनेस्टी थी जिसने लंबे समय तक राज करा, इसके बारे में ज़्यादा सबूत मिलते हैं, और ये वो डायनेस्टी जिसने भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर राज किया। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी हमें क्या नहीं पढ़ा रही है? हमारी एनसीईआरटी मौर्य डायनेस्टी खत्म करने के बाद शुंग डायनेस्टी के बारे में नहीं बताती है, थोड़ा बहुत बताती है। कंवर डायनेस्टी के बारे में नहीं बताती है। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताती है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंशन है। एंड देन साउथ के अंदर हम देखें तो चेरा, चोला और पांड्यास, ये सारी डायनेस्टी 0 से लेके 600 साल के बीच में उभर रही है, बट अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय में। और ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है और ये पार्ट कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए आपको थोड़ा सा शार्प होकर चलना है, समझना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी से, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे इसके बारे में। ज़्यादातर हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और कुषाण डायनेस्टी के बारे में। क्यों? क्योंकि वही डायनेस्टी थी जो मौर्य डायनेस्टी के कई सालों के बाद अच्छी तरीके से पावर में आती है और बहुत सारा हिस्सा जो है कंट्रोल कर पाती है। करें, शुरू करते हैं। तो कुषाण के बारे में बताया जाता है कि जो कुषाण थे उनके सामंत जो थे गुप्ता थे। अब इस सामंत क्या होता है, पहले मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर दूं। देखो, जो राजा होते ना, राजा, कुषाण राजा थे। कुषाण डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। ये बाहर के लोग आए हुए थे इंडिया के अंदर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा भारत जीत लिया। भारत जीतने के बाद ये लोग क्या करेंगे, सारे हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, सारे हिस्से को नहीं चला सकते, तो वो क्या करते हैं, जहाँ हिस्सा इन्होंने जीत लिया तो वो हिस्से में, अलग अलग हिस्से के अंदर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करे जाते हैं। गवर्नर क्या होता है, वो कहता है कि यार ये जो ई वाला पार्ट है ना, ई वाला पार्ट, वन सेकेंड, हाँ, ये जो ई वाला पार्ट है, इस ई वाले पार्ट में मैं किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देता हूँ और वो मुझे यहाँ से टैक्स इकट्ठा करके मुझे देता रहेगा, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड द सामंतवादी सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यही होता है कि कोई राजा जमीन को एक्वायर करके वहां पे किसी व्यक्ति को स्टैब्लिश कर दे और वो उसे टैक्स देता रहे। इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है और सामंतवादी सिस्टम भी कहा जाता है। तो उसमें से गुप्ता जो थे ना, गुप्ता जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। यानी कि यहाँ पे भी कोई सामंत होगा, यहाँ पे भी कोई सामंत होगा, वो कुषाणों का ही होगा। तो कुषाण रूलर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये नोमैडिक एम्पायर थे, आप कह सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे इनकी ग्रीक लैंग्वेज थी और इंडिया के अंदर ये लोग आए थे और इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन चलाया। पर कुषाणों के बाद जो पावर गई वो गई गुप्ता के पास। तो गुप्ता डायनेस्टी हमारे लिए ज़रूरी क्यों? क्योंकि ये इंडियन लोग थे और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपनी पावर को बनाया और हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए
क्योंकि इनके बारे में एनसीईआरटी बहुत सारी बातें बताती है। अब क्या बताती है, देखो जैसे ही क्या कहते हैं मौर्य एम्पायर खत्म होता है, तो मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद बहुत सारे नए किंगडम्स की स्टैब्लिशमेंट होती है, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। साउथ के अंदर चेरा, चोराज और पांड्याज स्टैब्लिश होते हैं, और वो उस टाइम पीरियड पे संस्कृत में चीज़ें नहीं लिखते थे, वो लोग तमिल में चीज़ें लिखते थे। तो उनका अलग से क्या कहते हैं एक ग्रंथ था जिसे हम संगम ग्रंथ बोलते हैं। तो चेरा, चोराज, पांड्यास के बारे में संगम टेक्सेस के अंदर हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, ज़्यादा समझने को मिलता है। और उस टाइम पीरियड पे जो कुषाण रूलर भारत के बाहर से आए थे राज करने के लिए, वो उस टाइम पीरियड पे सबसे इम्पोर्टेंट था कि इन लोगों ने सिक्कों का प्रचलन चालू कर दिया। वैसे तो 600 टाइम पीरियड में आपने देख लिया था कि 600 टाइम पीरियड में सिक्कों का प्रचलन अशोक के टाइम पीरियड में भी हो चुका था, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कुषाणों का टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि इन्होंने गोल्ड के कॉइन चलाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देख सकते हो बाहर से आए, ये देखो ये, और यहाँ पे कुषाणों ने यहाँ पे आके राज करा। एंड देन कुषाणों ने राज करते 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 बहुत हिस्सा राज करा, और उसी के बाद सातवाहनों ने इनके साथ बिजनेस करना चालू कर दिया, है ना। तो इस तरीके से क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें कुषाणों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। सिक्कों के अंदर मिलती है, स्क्रप्चर्स के अंदर मिलती है, मूर्तियों में मिलती है, कॉइन्स में मिलती है, और जो भी रॉक पे लिखते थे उस पे मिलती है। इस तरीके से जो कुषाण रूलर थे वो अपने आप को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक अपने आप को भगवान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। यूपी और अफगानिस्तान में कुषाण रूलर एक व्यक्ति है जिसे हम क्या बोलते हैं, कनिष्क बोलते हैं। कनिष्क एक राजा था उनका, उनके बारे में ये अपने आप को सन ऑफ गॉड बोला करते हैं। तो ऐसी कोई मूर्ति हमें स्टैंड बाय में मिलती है रेड स्टोन के अंदर, तो कुषाण रूलर की ही हमें देखने को मिलती है। तो कुषाण रूलर अपने आप को क्या बोलते हैं, कुषाण रूलर अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते हैं। बोलते हैं कि भैया हम तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, भगवान के भेजे हुए पुत्र हैं, हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए हम ये पूरा इलाका जो है राज कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से लेके यूपी बहुत बड़ा इलाका इन्होंने कैप्चर करा, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से गुप्ता एम्पायर फिर, क्योंकि मैंने कहा कि वो उनकी ज़मीनों को कंट्रोल करते थे, उनकी ज़मीनों को होल्ड करते थे, और टैक्स के रूप में कुषाणों को पैसा देते थे। लेकिन कुषाण लंबे समय तक रहेंगे नहीं, तो अब आपको पता है कि हमेशा ऐसे ही होता है, कुषाण का कोई लास्ट रूलर होगा और लास्ट रूलर बड़ा कमज़ोर होगा, उसमें से एक सामंतवादी सिस्टम में सामंती जो होगा बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा और वो उसको मार के अपना नया स्टैब्लिशमेंट कर देगा। तो इस तरीके से श्री गुप्त करके पहले व्यक्ति बनते हैं जो 300 समथिंग के अंदर, 300 एडी के अंदर गुप्ता डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो श्री गुप्त बोला जाता है इन्हें। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद कच्छ आया, फिर समंतगुप्त, फिर रामागुप्त, चंद्र। ये फिर आप कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हो तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी अचीवमेंट्स करी है। तो ये सामंत थे, मैंने आपको बता दिया, जमीन कंट्रोल करते थे। और उसके बाद हमें पता चला कि जो गुप्ताज है उन्होंने भी अपने टाइम पीरियड पे लिटरेचर पे फोकस करा, कॉइन पे फोकस करा। उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने राज्य को अच्छा दिखाने के लिए प्रशस्ति लिखवानी चालू करी। प्रशस्ति होती है पिलर के ऊपर कुछ लिखवा देना, कुछ इनक्राइब्ड करवा देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि भैया गुप्ताज ने भी कुछ किया था, गुप्ता ने भी कुछ उखाड़ा था। तो इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, और गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे लोग पावर में आते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हमें समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, जो आप कह सकते हो 335 से लेकर 375 का टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या कहते हैं राज किया था। उनकी प्रशस्ति को लिखा था, अगर आप देखो तो इसके राइटर भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। यहाँ राइटर मेंशन नहीं है आई थिंक, लेकिन आपको राइटर याद रखना है। हरीश सेन उनके कोर्ट पोएट थे, जो उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इट मीन्स मतलब एडमायरिंग कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वही प्रशंसा अगर आप देखो तो हमें इलाहाबाद के पिल्लर, यानी कि प्रयागराज में एक पिल्लर है, और उस पिल्लर पे लिखा हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है आज भी। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ी डायनेस्टी को एक्वायर करा था। कुषाण तो चले गए, कुषाण ने तो पूरा अफगानिस्तान से यूपी तक तो बनाया ही बनाया, लेकिन यूपी के और आगे बढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो समुद्रगुप्त था। तो इसलिए समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति बहुत सारी बातें बताती है। समुद्रगुप्त उस समय पे अरिजीत सिंह की तरह अच्छा गाना भी गाते थे, पेंटिंग भी करते थे, व्यापार पे भी इन्होंने फोकस करा, अपने एम्पायर को भी बढ़ाने में फोकस करा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अब राजा के बारे में पंचतंत्रा और जातक स्टोरी में बहुत सारी बातें बताई जाती है। पंचतंत्रा स्टोरी वो होती है जिसमें हम बच्चों को क्या कहते हैं कार्टून के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि जातक स्टोरी में हम गौतम बुद्धा की जो लाइफ है
उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें दिखाते हैं गौतम बुद्धा की लाइफ को, ताकि क्या कहते हैं लोगों को समझ में आ सके कि राजा का परसेप्शन क्या था। अब इतने पुराने टाइम पीरियड में भैया हमें जनता क्या सोचती हुई राजा के बारे में वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं है। राजा तो अपने बारे में अच्छा लिखेगा, जनता के बारे में बुरा क्यों लिखेगा, या जनता उस समय लिखेगी कहाँ पर, लिखने का भी सिस्टम नहीं था। तो पहले का समाज कैसा था, राजा के बारे में लोग कैसा सोचते थे, उस टाइम पीरियड पे जो स्टोरी लिखी जाती होगी हमें उससे पता चला। तो दो स्टोरी, जातक और क्या कहते हैं पंचतंत्रा। जातक स्टोरी में से गन गंदा टिंडू करके एक स्टोरी है जातक स्टोरी की। उसमें दिखाया गया किस तरीके से एक राजा है, वो दिन में क्या कहते हैं जनता से पैसा लेता है, टैक्स लेता है, रात में उनके अनाज की चोरी करवा देता है। तो ऐसा राजा काय बात का। बाहुबली के अंदर भी आपने सीन देखा होगा कि राजा भेष बदल के जाता है और राजा देखता है कि मेरी जनता मेरे बारे में सोचती क्या है, और यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट उठा के एनसीईआरटी में ये चीज़ डाल दी गई है। अब क्योंकि चाहे आप मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, चाहे कुषाण ले लीजिए, और चाहे गुप्ता डायनेस्टी ले लीजिए, हर किसी में एग्रीकल्चर तो होता होगा ना, टैक्स तो एग्रीकल्चर के बिना हो ही नहीं सकता। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए क्या करते थे, ऑफ कोर्स हल का या आयरन टेप्ड का इस्तेमाल करते थे। जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि 600 एडी के अंदर, 600 बीसी के अंदर आयरन आ चुका था, आयरन और आ चुका था, इसीलिए आप कहोगे कि लोहे का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है। उस समय गंगा और कावेरी नदी के आसपास बहुत सारे प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है गेहूं धान का। लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन, एट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे उखाड़ के सामान को पहुंचाना, ये इन्होंने सीख लिया था। जो पहाड़ी इलाके होते थे वहाँ पे बैल नहीं जा सकते हैं, तो इन्होंने हल का इस्तेमाल हटा के फावड़े का इस्तेमाल करा, ये एक अच्छी बात है। पंजाब राजस्थान कुछ हिली ट्रैक्स है जहाँ पे ऑफकोर्स ऐसी फार्मिंग के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मल है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल होगा या टैंक होगा, कैनल होगा, डैम होगा, कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा, डिफरेंट रूरल सोसाइटी, समाज के अंदर राजा के ही बारे में नहीं, जनता के बारे में और जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में समझना जरूरी है। नॉर्थ में उन्हीं लोगों को कुछ और कहते हैं और साउथ में उनको उन्हीं लोगों को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं समझते हैं। पाली भाषा के अंदर अगर हम देखो तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि समाज में 3 तरीके के लोग थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड ओनर। उसके बाद राजा होता था, और इसे इन लोगों को, स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड ओनर को हम गृहपति भी बोलते थे। और गृहपति जो है गांव जैसे इलाकों के अंदर और बड़ी फैमिली के अंदर भी गृहपति ही बोला जाता है। जबकि वही चीज संगम टेक्सास के अंदर कुछ और बोली जाती है। क्या बोली जाती है तमिल लैंग्वेज में, वो है लार्ज लैंड ओनर को बोलते हैं विलार, प्लो मैन को बोलते हैं उलवार, और स्लेव्स को बोलते हैं अनिमाई। तो ये पेपर के अंदर पूछा गया है कि जो भी डिफरेंट सोसाइटी के लोग रहते हैं समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड में रहते हो, तो उनको क्या बोला जाता था। तो वो चीज़ है, ठीक है। लैंड ग्रांट्स करने ज़रूरी क्यों होते थे। मान लो राजा ने, चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल ले लेते या गुप्ता डायनेस्टी का एग्जाम्पल ले लेते। अब उसने यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया, एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया और वहाँ से वो टैक्स ले रहा है। लेकिन गवर्नर भी तो धोखा दे सकता है राजा को, इसीलिए राजा अपनी बातचीत बनाए रखने के लिए ज़मीन को दान में दिया करता था। तो बहुत सारे हमें ज़मीन को दान में देने के लिए, अनुदान में देने के लिए रिकॉर्ड्स मिले, जैसे पत्थरों पे लिख रखा है। जैसे आजकल हम कुछ भी बना देते तो पत्थरों पे लिख देते हैं, आपको पता ही होगा। सेम वही चीज़ राजा भी करता था। राजा किसी को ज़मीन दान कर रहा है तो स्टोन पे लिखवा देता था, तो एक अच्छी बात है। दूसरा, कॉपर प्लेट हमें देखने को मिलती है जिसमें ज़मीन दान के बारे में बताया गया। ज़मीन दान ज़्यादातर ब्राह्मणों को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो धार्मिक जगहें होती हैं उनके लिए दान दी जाती थी। पाली भाषा के अंदर, तमिल भाषा के अंदर, तेलुगु संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हमें ज़मीन ग्रांट के बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। ज़मीन औरतों को दान नहीं दी जाती थी, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। औरतों को दान देना और शूद्रों को दान देना उस समय ठीक नहीं माना जाता था। लेकिन उसी का एक ऑपोजिट केस हमें देखने को मिलता है प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, लेकिन ज़मीन इसको दान दी गई थी। कैसे दान दी गई थी, अगर आप देखो तो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ तक थी, यहाँ पे वाकाटक एम्पायर था। वाकाटक एम्पायर के रुद्रसेन सेकंड थे। रुद्रसेन सेकंड से प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी, लेकिन रुद्रसेन सेकंड वॉर के अंदर मारे गए, और जैसे ही वॉर के अंदर मारे गए तो उनके बच्चे छोटे थे, तो वो प्रॉपर्टी उनको शेयर कर नहीं सकते थे, और वो अपने चाचा भतीजों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड अपने आप में बहुत बड़े राजा थे। तो वो कहते थे कि मेरी बेटी जो है ज़मीन पे राज करेगी, मेरी बेटी ज़मीन लेगी, मेरी बेटी एम्पायर को चलाएगी। तो प्रभावती गुप्ता वॉज द फर्स्ट लेडी इन द हिस्ट्री जिनको ज़मीन दान मिली,
और उन्होंने साम्राज्य चलाया। देख रहे हो, एक तरफ समाज कुछ और है और एक तरफ समाज कुछ और है। एक तरफ कह रहे हैं कि जमीन दान नहीं देगी, देना चाहिए लड़कियों को ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग, और एक ही वही तरफ प्रवती गुप्ता को जमीन दान दी जा रही है। तो रुद्रसेन सेकंड की वाइफ थी इसलिए भाई, और दूसरा ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, वो तो उनकी बेटी थी इसलिए। तो जो जमीन दान दी जाती थी उसे हम अग्राहर बोलते हैं, अग्राहर बोलते हैं जमीन दान जो दी जाती है, ठीक है। और जमीन दान देने का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था कि भैया एग्रीकल्चर लैंड को बनाए रखना। भाई अगर कोई जमीन दान देगा तो ऑफकोर्स उस पर खेती तो करेगा ही करेगा, सारी जगहों पे तो राजा खेती कर नहीं सकता है। दूसरा, राजा कोशिश करता था कि अगर वो जमीन दान देगा तो दूसरे लोगों के साथ उसका अलायंस और अच्छा हो जाएगा, है ना, ताकि बाद में क्या कहते हैं वो उनकी मदद करे। राजा अपने आप को सुपरमैन यानी कि सुपर ह्यूमन बीइंग, अच्छा आदमी दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए वो दान करता है। दूसरा, वो कोशिश करता है कि दे वांटेड टू प्रेजेंट एट लीस्ट अ फैट साइड ऑफ द पावर, वे कम से कम सत्ता का मुखौटा पेश करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि भैया देखो सारी पावर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट। आई होप आपको कुछ बेसिक और हिंदी और आसान भाषा में आपको हिस्ट्री समझ में आ रही होगी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप खट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।